हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए भ्रूणपोष देखेंगे, साथ ही साथ भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, उनका विकास कैसे होता है वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं किसी भी भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म की, तो देखिए हमने आपको इसके पहले डबल फर्टिलाइजेशन बताया था यानी कि द्विनिषेचन। तो देखिए इसमें होता क्या था बेसिकली कि निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता था कि पराग नलिका में उपस्थित दो नर युग्मक होते थे। अब उन दोनों नर युग्मक में से एक तो जो नर युग्मक था वो अंड कोशिका से संयोग करता था और अंड कोशिका के साथ देखिए संयोग करके क्या बनाता था, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण कर लेता था। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक था वो किससे, द्वितीयक केंद्रक से मिलता था और द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल करके एक त्रिगुणित संरचना बना लेता था जिसको हम क्या कहते थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते थे। तो जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलता है और एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है। हमने इस प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता दिया था। तो देखिए जब द्वितीयक नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक जो है दूसरे नर युग्मक से मिलता है तो वह क्या करता है, एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है और यही त्रिगुणित संरचना से ही भ्रूणपोष का यानी कि एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो देखिए किसी भी भ्रूणपोष की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली यह एक त्रिगुणित संरचना होती है, यानी इसकी गुणसूत्रता का स्तर क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। साथ ही साथ भ्रूणपोष बनता किससे है, तो हमने आपको क्या बताया कि जो दूसरा नर युग्मक होता है वो जब द्वितीयक केंद्रक से संयोग करता है तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है जो कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहलाती है और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं किसी भी भ्रूणपोष की तो बेसिकली जो भ्रूणकोष होते हैं तो भ्रूणपोष जो है विकास करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूणपोष का फंक्शन मुख्य रूप से क्या होता है कि इसका कार्य होता है जो भी भ्रूण पैदा हो रहा होता है, जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा होता है उसके विकास में क्या करता है, यह उसको पोषण देने का कार्य करता है। मतलब मुख्य रूप से जो भ्रूणपोष का काम होता है वो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। देखिए यह प्रक्रिया लगभग सभी आवृत्तबीजी कुलों में पाई जाती है। बेसिकली यह जो भ्रूणपोष बनने की प्रक्रिया है यह किसमें पाई जाती है, अधिकतर आवृत्तबीजी पौधों में ही पाई जाती है। परंतु आर्किडेसी, पोडोस्टोमिनेसी और ट्रैपेसी ये कुछ कुल ऐसे हैं जो कि अब बाद हैं, जो कि एक्सेप्शंस है किसके, कि भ्रूण की हैं तो ये आवृत्तबीजी, लेकिन इनमें भ्रूणपोष जो है नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करते हैं किसी भी भ्रूणपोष की या एंडोस्पर्म की तो यह एक त्रिगुणित संरचना होती है जो कि द्वितीयक नर केंद्रक और दूसरे नर युग्मक के आपस में मिलने से एक त्रिगुणित संरचना बनती है जिससे ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है और यह भ्रूणपोष मुख्य रूप से विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अब यदि हम बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार की यानी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की यदि हम बात करते हैं तो देखिए जो भी आवृत्तबीजी पादप हैं उनमें विकास या उत्पत्ति के आधार पर यानी डेवलपमेंट और ओरिजिन के आधार पर जो एंडोस्पर्म होते हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। पहला कौन सा होता है, स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अलावा दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होते हैं और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है इसके निर्माण के समय प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है यह स्वतंत्र रूप से बार बार विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। क्या कहा हमने कि देखिए क्या होता है, भ्रूणपोष के अंदर क्या होते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है बेसिकली इसमें स्वतंत्र रूप से बार बार क्या होता है, विभाजन होता है और विभाजित होकर के ये कई सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं।
और देखिए इन केंद्रकों में विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है कि इन केंद्रकों में विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण नहीं होता है, मतलब केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है और कुछ समय पश्चात भ्रूण कोश के मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और कुछ समय के बाद जो भ्रूण कोश की मध्य परत है वहां पे एक बड़ी रिक्तिका यानी कि वैक्यूल का निर्माण होने लगता है तथा सभी केंद्रक जो है भ्रूण कोश के परिधीय भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं और चाइलेजल क्षेत्र में केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही केंद्रक विभाजित तो हो जाएंगे लेकिन सभी केंद्रकों में से जो अधिकतर केंद्रक हैं वो परिधीय भाग की ओर आ जाते हैं और जो चाइलेजल क्षेत्र होता है वहां पे केंद्रकों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो देखिए स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन की यदि हम क्रिया के पश्चात देखें तो कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है। देखिए नाभिकों का विभाजन जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही कोशिका भित्ति का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ होता है। पहले कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, पहले केवल केंद्रक का निर्माण होता है। जब केंद्रकों के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद फिर किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति जो होती है उसका भी निर्माण होने लगता है। सामान्यतः कोशिका भित्ति का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है, मतलब कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वह पहले परिधि से स्टार्ट होता है और फिर केंद्र की ओर धीरे धीरे चलता रहता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास जाइगोट बना है, देखिए इस भ्रूण कोश के अंदर देखिए ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में कई बार विभाजन होगा और ये 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से फिर देखिए कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मध्य भाग में हमने कहा कि एक बड़ी रिक्तिका का भी निर्माण हो जाता है, यानी एक बड़ी सी वैक्यूल का भी निर्माण हो जाता है और जो केंद्रक होते हैं वो परिधीय भाग की ओर जो है ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो केंद्रक होते हैं वो कई सारे मात्रा में ऊपर की ओर आ जाते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होने लगता है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे जो केंद्रक हैं फिर बाद में देख सकते हैं कोशिका द्रव्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप केंद्रकों के बाहर जो है भित्ति का निर्माण भी हो जाता है और इस प्रकार से एम्ब्रियो जो है ऊपर की ओर व्यवस्थित हो जाता है परिधि की ओर और परिधि से केंद्र की ओर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूण कोश होता है इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है वो बार बार विभाजन होता है और बार बार विभाजित होने के पश्चात न्यूक्लियस में क्या होता है कि पहले तो भित्ति का निर्माण नहीं होता है लेकिन जब न्यूक्लियस पूरी तरह से विभाजित हो चुके होते हैं उसके बाद भित्ति का भी निर्माण होने लगता है और मध्य भाग में एक बड़ी सी वैक्यूल का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इनमें एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे करके होने लगता है। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा प्रकार है भ्रूण कोश का वो है कोशिकीय भ्रूण कोश या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के जो भ्रूण कोश होते हैं उनके निर्माण के समय प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता है। थोड़ा सा अंतर है। देखिए जो स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूण कोश था उसमें क्या था कि जो न्यूक्लियस था खाली न्यूक्लियस विभाजित हो रहा था, भित्ति निर्माण नहीं हो रहा था पहले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि केंद्रकों के विभाजन के साथ ही साथ क्या होगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। तो मतलब यहाँ पे हम इनमें डिफरेंस क्या कर सकते हैं कि जो स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूण कोश था उनमें खाली पहले केंद्रक का निर्माण होता था, बाद में फिर भित्ति का निर्माण होता था। लेकिन यहां पे क्या होगा कि केंद्रकों के निर्माण के साथ साथ ही भित्ति का निर्माण भी होता जाता है, जिसके कारण से भ्रूण कोश क्या हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है। बेसिकली यदि हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश की तो यह भ्रूण कोश जो है प्रायः गैमोपेटली कुल के सदस्यों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, गैमोपेटली कुल के सदस्यों में पाया जाता है। कई सारे गैमोपेटली कुल के सदस्यों के नाम है जैसे डायमिस हो गया, एडोक्सा हो गया, धतूरा जिसको डटूरा अलवा कहते हैं, इसके अलावा अमरबेलिया, कस्कूटा, पिटूनिया आदि ऐसे प्लांट हैं जिनमें की सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय भ्रूण कोश पाया जाता है। इनमें होता क्या है कि जैसे ही केंद्रकों का विभाजन होगा वैसे ही भित्ति का निर्माण भी होने लगता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है इसमें जो भी आपको केंद्रक दिख रहे हैं और जो भी भित्तियां दिख रही है इनमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे लगातार जो है विभाजन होगा। तो केंद्रकों में तो विभाजन हो ही रहा है, केंद्रकों की संख्या धीरे धीरे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 केंद्रक हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 केंद्रक हो चुके, तो धीरे धीरे केंद्रकों की संख्या में विभाजन होता जाता है। और देखिए यहाँ पे 2 भित्तियां हैं, भित्तियां भी आपस में निर्माण करके कई सारी भित्तियां बन गई, 1 2 3 4 5।
5। तो यहाँ पे कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि केंद्रक तो विभाजित होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें कोशिका भी विभाजित होने लगती है, यानी कोशिका भित्ति का भी निर्माण साथ ही साथ केंद्रकों के निर्माण के साथ होने लगता है। और अंततः आप देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो भी अच्छे से डेवलप होने लगता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको दिखाई दे रहा है कि कई सारे कोशिकाएं जो है कोशिका भित्ति के रूप में निर्मित हो चुकी हैं और उनके अंदर केंद्रकों की संख्या भी धीरे धीरे क्रमशः बढ़ चुकी है। तो एंडोस्पर्म या हम सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष की यदि हम बात करते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, आपको इतना याद रखना है कि यह गैमोपेटली कुल के सदस्यों में पाया जाता है और मुख्य रूप से आपको यह याद रखना है कि इनमें क्या होता है कि केंद्रकों के विभाजन के साथ ही साथ भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन को हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके बाद एक आखिरी भ्रूणपोष का प्रकार है वो है हैलोबियल भ्रूणपोष। हैलोबियल भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म की यदि हम बात करते हैं तो यह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नाभिकीय जो भ्रूणपोष है और स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष के अलावा जो कोशिकीय भ्रूणपोष है यानी जो सेलुलर एंडोस्पर्म है उनके मध्यवर्ती का प्रकार है। और इस भ्रूणपोष को हम हैलोबियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक बीजपत्री वर्ग के हैलोबियल्स के सदस्यों में पाया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि जो हैलोबियल भ्रूणपोष है इसको हम हैलोबियल भ्रूणपोष क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हैलोबियल्स के सदस्यों में पाया जाता है। बेसिकली हैलोबियल्स एक वर्ग है किसके अंतर्गत, जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उसमें एक हैलोबियल वर्ग आता है। चूंकि ये हैलोबियल वर्ग से यानी क्लास से बिलोंग करते हैं इसीलिए इनका नाम जो है हैलोबियल भ्रूणपोष कहलाता है और बेसिकली ये हैलोबियल्स के सदस्यों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैलोबियल्स भ्रूणपोष होता है ये स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय नाभिकीय भ्रूणपोष के बीच की व्यवस्था होती है, मतलब इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण इनमें दिखाई देता है। इनके परिवर्धन के समय देखिए क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद क्या हो जाता है, एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होता है। जैसे ही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन होगा उसके बाद इनमें एक भित्ति का निर्माण हो जाता है जिससे भ्रूणपोष जो है वो दो कोष्ठों में बटा हुआ दिखाई देने लगता है। अब दो कोष्ठों में से देखिए पहला कोष्ठ जो है वो बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है यानी माइक्रोपाइलर चैम्बर दिखाई देने लगता है और दूसरा भाग जो है वो चैलेजल चैम्बर दिखाई देने लगता है। मतलब मुख्य रूप से अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण तो होता ही है, साथ में भ्रूणपोष जो है वह दो कोष्ठों में बढ़ जाता है, बीजांड द्वारी कोष्ठ और निभागी कोष्ठ में। अब देखिए ये जो बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है ये कैसा होता है, बड़ा होता है साइज में, लेकिन यदि हम बात करते हैं निभागी कोष्ठ की तो यह अत्यंत छोटा होता है। और बीजांड द्वारी कोष्ठ में क्या होता है कि जो केंद्रक उपस्थित होते हैं वह स्वतंत्र नाभिकीय विभाजनों के द्वारा बहुत से केंद्रकों का निर्माण करते हैं और ये केंद्रक परिधि भाग में एकत्रित हो जाते हैं। देखिए दो कोष्ठ बनते हैं, एक तो बीजांड द्वारी कोष्ठ और दूसरा निभागी कोष्ठ। बीजांड द्वारी कोष्ठ जो होता है वो बड़ा कोष्ठ होता है और उसमें उपस्थित जो केंद्रक होते हैं वो विभाजन करते हैं और विभाजकों के परिणाम स्वरूप बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं और ये सभी के सभी केंद्रक जो हैं बेसिकली परिधीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं। किस भाग में, परिधीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं और परिधीय भाग में एकत्रित होने के पश्चात जो है इनके मध्य भित्ति का निर्माण भी होता है और अंततः क्या होता है, ये जो निभागी कोष्ठ होता है यानी जो छोटा वाला कोष्ठ होता है बीजांड द्वारी कोष्ठ के बढ़े हुए आकार के कारण कुचल जाता है। मतलब निभागी कोष्ठ का जो आकार है वो धीरे धीरे कुचलता जाता है, मतलब इतना बड़ा आकार हो जाता है बीजांड द्वारी कोष्ठ का कि जो निभागी कोष्ठ होता है वह धीरे धीरे छोटा पड़ जाता है और इसके केंद्रक भी नष्ट हो जाते हैं। इसके देखिए अब चूंकि बीजांड द्वारी कोष्ठ बहुत बड़ा कोष्ठ होता है जिसके प्रभाव से इनके केंद्रक भी निभागी कोष्ठ के नष्ट हो जाते हैं। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए जो एरीम्यूरस होता है, इसके अलावा बैलिसनेरिया के अलावा लिम्नाफाइटान आदि, ये सभी के सभी ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि मुख्य रूप से हैलोबियल भ्रूणपोष के विकास की परिवर्धन या हम विभिन्न प्रवस्थाओं को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो भ्रूणपोष ये एंडोस्पर्म है इसमें जाइगोट बनता है और बेसिकली क्या होता है, देखिए ये जो बड़ा वाला कोष्ठ है ना, ये कोष्ठ कौन सा है, माइक्रोपाइलर चैम्बर है। मतलब ये जो है बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है और नीचे वाला जो है यहाँ पे चैलेजर यहाँ पे
कोष्ठ होता है, चैलेजर चैम्बर होता है। तो नीचे वाला जो छोटा सा चैम्बर है ये चैलेजल चैम्बर है यानी कि निभागी कोष्ठ होता है। ऊपर वाला माइक्रोपोलर जो है तो कोष्ठ होता है, तो यानी मुख्य रूप से बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है। धीरे धीरे बीजांड द्वारी कोष्ठ और बड़ा हो जाता है और केंद्रक जो है एक जगह पे एकत्रित होते जाते हैं और इनमें देखिए भित्ति का निर्माण भी होने लगता है। और अंततः क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माइक्रोपोलर जो चैम्बर है इसकी जो है आकार जो है और बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये जो निभागी चैम्बर है ये नष्ट होता जाता है और निभागी चैम्बर के अंदर जो केंद्रक हैं ये भी धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं और इस प्रकार से ये कुचल जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि भ्रूणकोश का परिवर्धन होता है तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम हैलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भ्रूणकोश यानी कि एंडोस्पर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं उनका परिवर्धन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।